हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप देख रहे हैं जेके बोस सेकंड यूनिट 12th हिस्ट्री टॉपिक, यानी स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम आज ये कुछ टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप शुरू कर रहे हैं 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे आज हम ये कोशिश करेंगे कि आज से हम कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों के साथ हिस्ट्री के रेलिवेंट टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आपका काम है डिटेल में स्टडी करना अच्छे से थियोरेटिकली। हम आपको शार्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे और उसी समझ से आप कोशिश करना अपने नोट्स अच्छे से कंपाइल करके उसको तैयार करना। तो चलिए हम एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अशोकाधामा के बारे में पढ़ते हैं। अशोकाधामा, तो ये जो किंग अशोका था ये एक फेमस, नॉट ओनली इन इंडिया में फेमस था, पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाता है। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। किंग अशोका जो था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ऐसे बता रहा हूँ। और उनके जो बेटे थे बिंदुसार थे और तीसरे नंबर पे अशोका थे। तो बिंदुसार जो था वो उन अशोका जी के जो थे वो फादर थे। तो उसके बाद पहले किंग चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोका किंग बना मौर्यन डायनेस्टी का। तो क्या वजह रही अशोका को ये धामा शुरू करने के लिए, ये धर्म, धामा मतलब एक रिलीजन को शुरू करने के लिए उसका क्या वजह रही? वजह यही थी कि इसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया जब न्यू धर्म को इसने शुरू किया। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कलिंगा वार होती है, तो वो कलिंगा वार जो हुई नियर अबाउट 261 BC में हुई। उस कलिंगा वार में कम से कम 1 लाख के करीब लोग मारे गए और कई लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। इस सिचुएशन में काफ़ी वहाँ ब्लड शेड होता है, बहुत सारे लोग मारे गए। और इससे जो अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि उसको बहुत ही एहसास हुआ, उसको हर्ट हुआ कि ये मैंने जो किया बहुत गलत किया। तो उसके बाद उसने क्या किया, उस टाइम हिंदुज़म मतलब बहुत सारे रिलीजन्स थे, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अजीविका, चरवाका, बहुत सारे रिलीजन थे उस टाइम पे। जैसे मेन रिलीजन था हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अजीविका और चरवाका। तो हिंदुज़म सनातन धर्म से वो बिलोंग करते थे उस टाइम। लेकिन जब अशोका को ये महसूस हुआ कि यार मैंने कलिंगा वॉर में बहुत सारे लोगों को मारा और मेरी वजह से निर्दोष लोग, कई लाखों लोग मारे गए, और उस सिचुएशन उसको रियलाइज़ ये हुआ। और फाइनली उसने ये डिसाइड किया क्यों ना मैं क्यों ना एक कोई ऐसा रिलीजन शुरू करूं जिससे क्या हो कि जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे। तो उसने क्या किया, अशोका धामा, धामा मीन्स रिलीजन। धामा जो है एक बेस्ड ये है किस बेस पे, ज़्यादातर इसमें कौन से प्रिंसिपल हैं या ज़्यादातर कौन सी आइडियोलॉजी है, वो बुद्धिज़्म जो है टीचिंग ऑफ बुद्धा की है। यानी जो लॉर्ड बुद्धा है उसी ने बुद्धिज़्म को मतलब बुद्धिज़्म की नींव रखी थी बिगिनिंग में, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। तो उसकी जो टीचिंग बेस पे इस धामा को चलाया गया। अशोका ने कोशिश की कि पूरे एम्पायर को, पूरे सल्तनत को, पूरे साम्राज्य को इकट्ठा किया जाए, ताकि किसके थ्रू? धामा, एक रिलीजन के थ्रू। जैसे अकबर ने दीन इलाही चलाया था, वैसे अशोका ने भी एक धामा रिलीजन मतलब धर्म को चलाने की कोशिश की। तो इसमें इसका जो प्रिंसिपल्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, कुछ असूल थे इसके। और इसके जो प्रिंसिपल थे बड़े सिंपल थे, जो यूनिवर्सली सबके लिए एप्लीकेबल थे, यानी हर किसी के लिए एप्लीकेबल था। इसने कोशिश की, अशोका ने डिफरेंट रिलीजन से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कलेक्ट किया, कुछ अच्छी चीज़ों को इस धामा में ऐड किया कि हम अब हर लोग, जितने भी लोग हैं, इसको ही फॉलो करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो बहुत सारे रिलीजन थे, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको इस धामा में लाया गया। तो कुछ प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंट थे, मेन प्रिंसिपल जो अशोका के धामा के इस रिलीजन के, सबसे पहले हमें बड़ों को इज्जत देनी। ये तो हर चाहे आप गीता, कुरान हो, बाइबल हो, जो हर जगह यही होता है कि बड़ों को। फिर इसमें क्या हुआ, दूसरा पॉइंट था कि अशोका के धामा का लव विद यंगस्टर, जो छोटे मतलब अपने से छोटों से भी मोहब्बत से पेश आना है, प्यार मोहब्बत से पेश आना है। थर्ड पॉइंट था ट्रुथ, यानी सच्चाई पे हमें चलना है हमेशा। और फोर्थ पॉइंट है अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। तो फोर्थ पॉइंट क्या था? नॉन वायलेंस, यानी अब हमने वायलेंस नहीं करना है।
एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ जैसे चैरिटी, यानी हमने दान वगैरह देना है। उसके अलावा पीस लाइफ, हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कोई इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ट्रू कस्टम, यानी हमने रिचुअल्स को, सही कस्टम्स को हमने चलाना है, ऐसा नहीं कि उसमें कम्प्लेक्स नेचर हो, मतलब कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़े। हमें बिल्कुल जो भी रीति रिवाज चलाने बड़े सिंपल वे से चलाने। नेक्स्ट है रिलीजियस टॉलरेंस, यानी हमें और धर्म के प्रति हमें एक सहनशीलता होनी चाहिए, किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया हिंदुज़्म सनातन के बाद, तो उसका यही मकसद था कि चाहे हिंदुज़्म हो, जैनिज़्म हो, आजीविका हो, चरवाका, उनके लिए हमें हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कर्मा थ्योरी, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। तो ये मेन कुछ प्रिंसिपल जो अशोका ने अपने धामा में मेंशन किए। नेक्स्ट है दूसरा, इसमें जो पॉइंट है मेजर्स टू प्रोपेगेट धामा, मतलब किस तरह से इस धर्म को प्रोपेगेट किया, कैसे इसको फैलाया। अशोका की जो फॉलोइंग जो स्टेप्स थे कुछ, उसको धामा को पॉपुलराइज करने के लिए, फेमस करने के लिए, पॉपुलराइज हिज धामा क्या था, पर्सनल एग्जाम्पल। यानी सबसे पहले देखो जी, अशोका पहले हिंदुइज्म सनातन धर्म से बिलोंग करते, अब इसने एक पर्सनल एग्जाम्पल शो किया कि देखो जी, मैंने अपने धर्म को छोड़ के मैंने दूसरा धर्म को अपनाया। ठीक है, मतलब लोगों को इंस्पायर किया। नेक्स्ट था पिलग्रिमेज, यानी अब यात्राएं वगैरह जाएंगे, अब डिफरेंट एरिया। अशोका ने अपनी धामा पॉलिसी को डिफरेंट एरिया में, जैसे शिलोन, श्रीलंका में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, डिफरेंट एरियाज़ में अशोका ने बुद्धिज़्म को फैलाने की कोशिश की। देखो यहाँ पे धामा जो एक रिलीजन, लेकिन यहाँ पे बुद्धिज़्म, यानी मैक्सिमम 80 to 90% सारा बुद्धिज़्म का ही कंसेप्ट आता है इस धामा में। ओनली 10 to 20% जो डिफरेंट रिलीजन्स का प्रिंसिपल्स आते थे। हाँ, पिलग्रिमेज, अब हम यात्रा पे जाएंगे डिफरेंट एरियाज़ पे, टूरिस्ट स्पॉट्स, मतलब खासकर यात्री जो होंगे बुद्धिज़्म के होंगे, जैसे स्तूपा वगैरह मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ऐसे जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ धामा महात्रा, यानी कुछ धामा महामात्रा, यानी कुछ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे इस धर्म को फैलाने के लिए, धामा महामात्रा। इन धामा महामात्रा का जो काम था, सबसे पहले मैसेज पहुंचाना, अशोका के धर्म का मैसेज पहुंचाना इस रिलीजन का। और अशोका अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करता था, उनको बोला जाता था धामा महामाताज बोला जाता था, जिनको स्पेशल मतलब अपॉइंट किया जाता। अशोका अपॉइंट करता था इन ऑफिशल्स को, तो उनको बोला जाता था धामा, ताकि इस मतलब धामा का मैसेज डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में फैलाया जाए। नेक्स्ट है एजुकेशन थ्रू एडिक्ट्स। तो अशोका ने मतलब जो एजुकेशन जो थी, पढ़ाई जो थी, उसको एडिक्ट्स के थ्रू फैलाने की कोशिश की। ये एडिक्ट्स जो होते थे, खासकर जैसे स्टोन हो, रॉक पिलर्स हो, बड़े बड़े पत्थर हो, चट्टाने हो, बड़े बड़े रॉक पिलर्स हो, उन पे वो चीज़ें लिखी की जाती थी। अगर आज भी देखेंगे कहीं कहीं, अगर आप कहीं गांव में जाओगे, कुछ हिली एरियाज़ में, वहाँ पे भी आपको कुछ पुराने स्टोन्स पे किसी ने कोई ना कोई चीज़ खरीदी होगी, उस पर लिखा होगा। तो उस टाइम का मतलब स्टोन एक ऐसी चीज़ थी कि अभी कई सदियों से देखा जाए तो अभी भी अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ पे जाएंगे, या अजंता केव महाराष्ट्र में है, और इलोरो केव है, डिफरेंट वहाँ पे अभी भी जो हैं बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई। लेकिन अशोका ने एजुकेशन, लोगों को पढ़ाने की कोशिश की थ्रू एडिक्ट्स, जो स्टोन चाहे पत्थर हो, पिलर हो, उन पे वो चीज़ें लिखी जाती ताकि वो काफ़ी देर तक रहें। नेक्स्ट है पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, यानी लोगों की भलाई के लिए इसने काम किए। भलाई के क्या क्या काम, जैसे हॉस्पिटल्स लोगों के लिए खोले गए, जैसे उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, यानी एनिमल्स के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स खोले गए, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए गए, रेस्ट हाउसेस बनाए गए। तो लोगों की भलाई के लिए अशोका ने काम किए। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म अब्रॉड, तो यानी डिफरेंट कंट्रीज़ में अशोका ने बुद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश की। डिफरेंट किंग्स को भेज के, डिफरेंट मिनिस्टर्स को भेज के। और जैसे श्रीलंका में अशोका ने अपने बेटे और बेटी को भेजा था, आई थिंक संघमित्रा और महेंद्रा थे। नेक्स्ट है वाज धामा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, क्या धर्मा रिस्पॉन्सिबल था डाउनफॉल ऑफ मौर्य एम्पायर। तो कुछ हद तक हम मान भी सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम टोटली अशोका के धर्म को, रिलीजन को ही रिस्पॉन्सिबल माने कि मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, ख़त्म हुआ। क्यों? कुछ तो रीज़न है फिर भी। नॉन वायलेंस पॉलिसी, यानी अशोका जो पहले एग्रेसिव पॉलिसी थी, जो अशोका की पहली, यानी
पहले वायलेंस वाली पॉलिसी थी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे अटैक करना, डिफरेंट स्टेट्स पे उनके साथ युद्ध लड़ना, तो उस सिचुएशन वो एग्रेशन में आता था, उससे वो युद्ध जीतता जाता था। लेकिन अब अशोका ने जब ये धामा फोन किया, उसके बाद इसने पॉलिसी चलाई नॉन वायलेंस, कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद क्या बोला, एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजन, तो ज़्यादा इसका फोकस अब ज़्यादा धर्म पे ही रहने लगा, रिलीजन पे, कि अब हमें इसी पे ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स बर्डन, यानी डिफरेंट डिफरेंट जब लोगों की भलाई के काम किए जाने लगे तो उस पर क्या हुआ, स्टेट ट्रेजरी पे जो पैसा वगैरह या जो भी था उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, क्योंकि अब जो इकोनॉमी रिसोर्स होता था, जैसे बाई वार, जब वार लड़ी जाती थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, स्टेट से, तो वहाँ से बहुत सारा वार बूटी यानी बहुत सारा वहाँ से सोना चांदी वगैरह जो भी था वो मिलता था। लेकिन अब अशोका ने क्या किया, ये लूट मार वगैरह सब बंद कर दिया, और उसने जब अपने लोगों की भलाई के काम करने शुरू किया तो उससे ट्रेजरी, स्टेट ट्रेजरी पे काफ़ी बर्डन पड़ा, काफ़ी असर पड़ा। फिर वीक सक्सेसर, अशोका के बाद मतलब जो और भी किंग्स थे, ये भी एक रीज़न था कि अशोका ने तो फाउंडेशन दी धामा की, लेकिन उसके बाद जो दूसरे किंग्स थे वो काफ़ी वीक थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया किंगडम को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, यानी बहुत सारी किंग्स की जो रीजनल पावर, बहुत सारे एरियाज जैसे डोले, शुंगा, सतवानाज, ये कुछ डायनेस्टीज़ इंडिपेंडेंटली उन्हें अपने आप को, मतलब अपने स्टेट को अलग घोषित किया, मतलब वहाँ का शुंगा का दूसरा कोई किंग बना, सतवाना का कोई और बना। तो ये कुछ रीज़न थे जो रिस्पॉन्सिबल थे डाउनफॉल मौर्यन एम्पायर के लिए। तो हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि 100% तो हम नहीं मानते डाउनफॉल, लेकिन 50 to 60% हम मान सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इसका, अशोका धामा वाज नॉट अ सोल रीज़न फॉर द डिक्लाइन, मतलब हम इसको सोल रीज़न नहीं बोलते, इनडायरेक्टली ये रीज़न मान सकते हैं, कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन प्योरली ये नहीं कि हम अशोका के धामा को ही डिक्लाइन बोलें। हाँ जी, अशोका ने ये धर्म शुरू किया तो इसने वॉर लड़ना छोड़ दी, ये मानते हैं सब कुछ, लेकिन एक साइड से इसने लोगों को मॉरली सपोर्ट करने की कोशिश की, लोगों के दिल जीतने की कोशिश की। सेकंड, इट मे हैव बी वीकन द मिलिट्री आउटलुक बट द रियल कॉज वर वीक सक्सेसर। देखो, एक तो मिलिट्री आर्मी होती थी अशोका की, वो क्या थी, वो किस बेस पे थी, वो जो थी मिलिट्री अशोका की, वो थी पहले जो थी एग्रेसिव पे थी, पहले उसका जो काम था युद्ध लड़ना। अब वो वही मिलिट्री जो काम पहले युद्ध लड़ती थी, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करती थी, जैसे मगध एरिया था, यूपी बिहार वाला जो एरिया है आज, वो एरिया जो प्रोटेक्ट करती थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये आर्मी थोड़ी सी अब इसका काम टोटली चेंज हो गया, अब ये इसका काम हो गया धर्म की प्रति, तो इससे क्या हुआ, इसका जो एक हुनर था, एक स्किल था, वो टोटली ख़त्म हो गया। बट द रियल काज वार वीक सक्सेसर, मेन वही है वीक सक्सेसर, जो उसके बाद जो किंग्स आए वो काफ़ी मतलब उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो उस वजह से भी हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमने पीछे भी पढ़ी, तो ये रीज़न रहा अशोका धामा का जो हमने पढ़ा कि कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, रीज़न उसके क्या प्रिंसिपल्स थी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो हम थोड़ा मौर्यन डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी हम पढ़ते हैं, क्योंकि अशोका के बारे में तो पढ़ें, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो मौर्यन डायनेस्टी सबसे पहले कब शुरू हुई, 322 BC में शुरू हुई, यानी 322 BC में शुरू हुई, और एंड कब हुई, 185 BC में। देखिए ये जो BC होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा में क्या होता है, जो बड़ी वाली डेट होती है वो पहले आती है और छोटी वाली बाद में। जैसे हम यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे 322 है, 322 में चंद्रगुप्त मौर्य किंग आया, उसके बाद ये ईयर आप कैसे चलने लगा, 321, 20, 320, 19, 18, 17 ऐसे चलते चलते तो अशोका का शासन कब तक रहा, 298 BC में। यानी जब जैसिस क्रिस्ट थे, उनके पैदा होने से पहले जो डेट जो थी BC में मानी जाती थी, और जब जैसिस क्रिस्ट पैदा हुए उसके बाद डेट जो चेंज हो गई AD में चेंज हो गई, एनो डोमिनी, और उसको बाद में CE भी बोलने लगे, कॉमन एरा। तो ये याद रखना, बिफोर द बर्थ ऑफ जैसिस क्रिस्ट डेट BC में मानी मतलब ये की जाती थी, और उसके बाद जो आफ्टर द बर्थ ऑफ जैसिस क्रिस्ट वो डेट AD में कन्वर्ट हो गई, जिसमें क्रोनोलॉजिकली जैसे 1, 2, 3, 4 और आज हमारे 2025 ईयर चल रहा है, 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा शार्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया 322 से लेकर 298, यानी इसने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की, इसने मतलब ये फाउंडर था।
विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जो इसका गुरु था। लेकिन इससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? नंदा डायनेस्टी थी। और नंदा डायनेस्टी का जो एक किंग था धनानंदा, उसको हरा के इसने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया। उसके बाद उसका जो बेटा था बिंदुसार, उसने शासन शुरू। फिर अशोक आया, फिर दशरथ इसका बेटा, फिर संपत्ति, बहुत सारे और भी किंग्स आए, और लास्ट रूलर था बृहदत्ता। लास्ट रूलर जो कि मौर्य डायनेस्टी का था, बृहदत्ता था। और 185 में इसको मारा किसने? पुष्यमित्र शुंगा। ये ब्राह्मण था जिसने इसको मारा था, और फाइनली शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन पुष्यमित्र शुंगा ने रखी थी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पहले 3 याद रखना, और लास्ट वाला कि लास्ट किंग कौन था? बृहदत्ता था। और पहला किंग था चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। उसके बाद उसका बेटा आया बिंदुसार, और उसके बाद अशोका द ग्रेट। डेट आप देख सकते हैं 322 से 298, फिर 298 से 273, 273 से 232। तो ऐसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, इसी में टॉपिक को मैं ऐड किया हूँ। जैसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ,